उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके धार्मिक महत्व और पूरे राज्य में पाए जाने वाले कई हिंदू मंदिरों और तीर्थ केंद्रों के कारण इसे अक्सर देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड हिमालय, भाबर और तराई क्षेत्रों के प्राकृतिक वातावरण के लिए भी जाना जाता है। समय का वो चक्र जो उत्तराखंड के उस कालखंड से गुजरा था, आज हम उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। यह बात साल 1806 की है। जून के दोपहर में अल्मोड़ा के गांव में ढोल दमों के साथ गोरखा सेना की एक टुकड़ी मुनादी कर रही थी। जनता को चेतावनी दी जा रही थी कि आज के बाद कोई भी महिला अपने घर की छतों पर न जाए। अगर कोई महिला कपड़े सुखाने, धूप सेकने या किसी भी काम से छत पर जाती है तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इस आदेश के बाद अगले कई सालों तक कुमाऊं और गढ़वाल की महिलाओं के लिए अपने घरों की छतों पर निकलना वर्जित हो गया। जिस भी महिला ने इस आदेश को तोड़ा, उसके परिवार वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गोरखा शासन में महिलाओं पर पाबंदी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। कोई विवाहित महिला अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात करते हुए पाई जाती तो तलवार से उसकी नाक काट दी जाती और उस पुरुष की गर्दन उतारकर चौराहे पर टांग दी जाती। लोगों की ऐसी निर्मम हत्या करने के बाद उनके शरीर को किसी ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता ताकि गिद्ध उसे नोच सकें। ये दमन हमारे पुरखों पर सालों तक होता रहा है। उस दौर में जिसको इतिहास गोरखानी के नाम से जानता है, वही गोरखानी जो दुनिया के सबसे क्रूर शासन काल में से एक है। यहाँ लोगों की हत्या कर देना और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देना एक सामान्य चलन था। जहाँ अनाजियों से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मंडियाँ सजी रहती थी। आज हम आपको उसी गोरखानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले ये बात बता देना जरूरी है कि इसे इतिहास में घटित हुए एक कालखंड के रूप में ही देखा जाए। वह कालखंड, वह समय जब नेपाल के राजाओं और सेना ने गढ़वाल और कुमाऊं में शासन किया, लूट की और अत्याचार भी किए। ये अत्याचार लगभग वैसे ही अत्याचार थे जैसे गढ़वाली सेना ने कभी सिरमौर रियासत पर तो कभी तिब्बत पर किए थे, जिसे उस वक्त डोलपा भी कहा जाता था। इसलिए आज की कहानी में इतिहास के जिस काले अध्याय का जिक्र है, उसे किसी भी तरह वर्तमान में द्वेष का कारण या आधार न बनाया जाए। वैसे भी इतिहास का ये कालखंड गोरखा समाज या नेपाल की आम जनता की बात नहीं करता। वहाँ की जनता तो उस दौर में खुद भी वही दमन झेल रही थी जो हर राजशाही में जनता झेलती है। इसलिए इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये दोहराना जरूरी है कि दमन हमेशा सत्ता करती है, कोई समाज नहीं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बिष्ट। बात साल 1790 की है। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। गोरखाओं की नजर अब गढ़वाल पर भी थी। वहां के राजनीतिक हालात इस दौर में छिन्न भिन्न थे। ऐसे में 1791 में हर्षदीप जोशी की सहायता से गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने गढ़वाल में लंगूरगढ़ पर घेरा भी डाल लिया, लेकिन उसे अपने कब्जे में लेने में सफल न हो सके। 10 साल बाद उन्हें यह सफलता 1804 में मिली। उस समय गढ़वाल एक विनाशकारी भूकंप की चपेट में आया था। हजारों लोग इस भूकंप में मारे गए थे और जो श्रीनगर में राजा का महल था वह भी ढह चुका था। इसी का फायदा उठाकर गोरखाओं ने आक्रमण किया और कुमाऊं से गढ़वाल तक अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। यहाँ उन्होंने अस्थायी राजा या गवर्नर को सत्ता में बैठाने के बजाय सीधे अपने सेनापतियों को सत्ता सौंप दी। इन सेनापति सामंतों को सुब्बा कहा जाता था। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर और उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास किताब के लेखक प्रोफेसर अजय रावत लिखते हैं कि गोरखाओं ने कुमाऊं के चंदों की नीतियों और प्रशासनिक तौर तरीकों, जो चंदों की जो नीतियां थी राज करने की, जो प्रशासनिक तौर तरीके थे, उनकी नकल नहीं की, बल्कि अपनी ही जो उनकी राज व्यवस्था थी, अपना जो तंत्र था, अपने ही तंत्र की यहाँ स्थापना की। उन्होंने यहाँ बड़ी शक्ति के साथ शासन किया। प्रमुख कारण ये भी था कि सामाजिक दृष्टि से हिंदू लोग गोरखाओं को अपनी तुलना में कम समझते थे। इस कारण गोरखा प्रशासक हिंदुओं को भयभीत कर आतंकित करना चाहते थे। प्रोफेसर अजय रावत लिखते हैं कि उनका राजा अवश्य एक राजपूत था। वो भारतीय मूल का एक राजस्थानी राजपूत था, जिसके वंशज तब नेपाल की पहाड़ियों में चले गए थे जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया था। यही राजपूत वंश कालांतर में शाह की उपाधि धारण कर नेपाल का शासक बन बैठा। जिस तरह से गढ़वाल और कुमाऊं के लोग
गोरखाओं को धर्म के लिहाज से कम समझते थे, उसी तरह गोरखा शासक भी यहाँ के लोगों को विधर्मी समझते थे। इसका एक बड़ा कारण कुमाऊं और गढ़वाल में समाज की बनावट और वहाँ की सांस्कृतिक पद्धतियाँ थी जो गोरखा पद्धति से मेल नहीं खाती थी। गोरखाओं के लिए कुमाऊं के ब्राह्मण, जो उस समय चंद वंश के राज शासन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, ऐसे देशद्रोही और धोखेबाज थे जिनका दमन करना गोरखा नितांत अवश्य समझते थे। लिहाजा 1806 में बड़ा बमशाह के सूबा यानी कि सेनापति बनने तक उससे पहले सूबा काजी, जमादार, फौजदार, नानी हवलदार, दफ्तरी आदि ने काफी नृशंस ढंग से कुमाऊनी रियासत पर शासन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाली, पछाऊ, सल्ट व आसपास के गांवों के थोकदार, सयाने और प्रधान सब भागकर पलायन कर गए। अतः चौतरिया बड़ा बमशाह को राजकाज अपने हाथ में लेना पड़ा। लेकिन नेपाली सेनापति बड़ा बमशाह की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद भी क्रूरता कम नहीं हुई। उसने चंद रियासत के दीवानों, राज कर्मचारियों, फड़त्यालों और मेहरा राजपूतों को कुचल दिया। कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि बड़ा बमशाह ने जब चंद रियासत के खास दीवानों और कर्मचारियों के साथ उन तमाम लोगों को कुचल दिया जो गोरखा सत्ता को चुनौती देते थे, तो आम कुमाऊनी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। कारण स्पष्ट था, सामान्य जनता के लिए जैसे चंद्र राजा थे वैसे ही गोरखा थे। उनके लिए केवल राजा बनते थे। चंदों के समय में भी उनका दमन चक्र कोई कम नहीं था। सयाने, थोकदार और प्रधान राजस्व वसूली के नाम पर जनता का बहुत उत्पीड़न करते थे। गांव के प्रधान सयानों या थोकदारों के अधीन होते थे, जिन्हें राजकर के अलावा सयानों और थोकदारों को भी दस्तूर देना पड़ता था। राज आज्ञा के अनुसार उन्हीं के हुक्म और आदेशों का पालन करना पड़ता था। लेकिन बाद में आम जनता का जो उत्पीड़न हुआ, उसमें गोरखाओं ने कुमाऊं के चंद वंश और उधर गढ़वाल के परमार वंश को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। 1791 में जब अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार हुआ, तब नेपाल नरेश रण बहादुर शाह की उम्र मात्र 15 साल की थी। ऐसे में उसका चाचा चौतरिया बहादुर शाह उसके संरक्षण की हैसियत से शासन करता था। अल्मोड़ा में अधिकार कर लेने के बाद वो कुमाऊं का राजपाट सेनापति अमर सिंह थापा को सौंपकर नेपाल लौट गया। अपने साथ में बोझ ढोने वाले कुमाऊं के अनेक काश्तकारों को वो नेपाल ले गया। इधर अमर सिंह थापा ने विद्रोहियों का दमन किया और चंदों के समय से चले आ रहे कुशासन को सुव्यवस्थित किया। इसके लिए उसने सूरबीर थापा जगजीत पांडे का सहयोग लिया। उसने गोरखा आक्रमण से भयभीत और पलायन कर चुकी जनता को अपना फरमान जारी कर दोबारा अपने अपने गांवों में आकर बसने का आह्वान किया। इस प्रकार राजधानी अल्मोड़ा में धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगी। आम लोगों पर टैक्स थोपने का सिलसिला भी शुरू हो गया। गोरखा शासक केवल जमीन और जंगल के मालिकों से ही सख्ती से नकद लगान वसूल करते थे। शिल्पकारों से नकद धनराशि नहीं ली जाती थी, बल्कि उनसे हस्तकारी का कार्य यानी कि वो जो काम करते थे वही काम रियासत के लिए फ्री में करवाया जाता था। कुमाऊं में खेती किसानी करने वाली बड़ी आबादी को इस बात से कोई सरोकार नहीं रह गया था। सत्ता किसके हाथ में है? चंद राजाओं की लगातार अदला बदली और खाली खजाने को भरने के लिए अनेक तरह के करों के कारण जनता वैसे भी बहुत परेशान थी। लेकिन गोरखाओं ने कहर ही ढा दिया। एकेंसन अपनी हिमालयन गजेडियर में लिखते हैं कि गोरखाओं ने नया कर लगाया, लेकिन जब भी किसी ने भी यह कर नहीं चुकाया तो गोरखाओं ने एक दुस्साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कुमाऊं के 1500 गांवों के मुखियाओं को फरमान भेजा कि वो तुरंत अल्मोड़ा पहुंचें, ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि इस नए टैक्स से उनके गांव का क्या फायदा हो सकता है। तय तारीख को जब सब मुखिया वहां पहुंचे तो सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उन सभी मुखियाओं के शवों को उनके गांव भेजा गया ताकि गोरखाओं की दहशत को पूरा क्षेत्र महसूस कर सके। एकेंसन लिखते हैं कि उच्च वर्ग के बहुत से लोग तब मैदान की तरफ निकल भागे। करों का भुगतान न करने वालों को दास बनाकर रुहेलखंड में बेचा जाने लगा। खेतों के मालिक जो लगान चुकाने में असमर्थ रहते थे, उन पे कोड़ों की मार पड़ती थी। कभी कभी तो गांव के बीच में सभी लोगों को बुलाया जाता था
और सबके सामने उन्हें नंगा कर पीटा जाता था। लोगों को पकड़ पकड़ कर रुहेलखंड के बरेली और बहेड़ी के बाजारों में ले जाया जाता। सपरिवार रुहेल गुज्जरों, बन गुज्जरों, रुहेल गुज्जरों, बन गुज्जरों, पठानों, डकैतों के हाथ बेच दिया जाता। सुंदर राजपूत स्त्री पुरुषों को अपने पास रखकर उन्हें व्यक्तिगत उपयोग में लाया जाता और फिर बाद में नेपाल भेज दिया जाता। वहां उन्हें खसिया कहा जाता था। इसी तरह गढ़वाल के लोगों को हरिद्वार में लगी मंडियों में बेच दिया जाता था। ईस्ट इंडिया के अधिकारी जेबी फैजर लिखते हैं कि इस दौरान गोरखाओं ने 2 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों को अपनी मां से अलग कर हरिद्वार के मंडियों में महज 100 से 150 रुपए की दर से बेच दिया। एडविन एडकेसन अपनी गजेडियर में लिखते हैं कि साल 1791 में सेनापति जोगमल ने कुमाऊं में भू राजस्व का पहला बंदोबस्त लागू किया। उसने कृषि जमीन पर 1 रुपये प्रति एकड़ टैक्स लगाया। उसके साथ ही जिन पुरुषों की उम्र 18 साल से ऊपर थी उन्हें भी हर महीना 1 रुपये टैक्स देना होता था। जो ब्राह्मण किसान थे उन पर 5 रुपये टैक्स लगाया जाता था। हालांकि टैक्स उन ब्राह्मण परिवारों पर ही लगाया जाता था जिनके खिलाफ मुखबिरों ने ये सूचना दी होती थी कि वो आजकल राजनीति पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं। गोरखे कुमाऊं और गढ़वाल का सारा तांबा सोना चांदी लूटकर नेपाल ले गए थे। तांबे के बर्तनों से उन्हें विशेष लगाव था। उनके द्वारा जारी किए गए ताम्र पत्रों में विशेष प्रकार का तांबा इस्तेमाल होता था जो सुडोल और वजन में काफी भारी होता। यूरोप के महान यात्री हार्डविकन और रैपर ने गोरखाओं के शासन के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं की यात्रा की थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब में गोरखाओं के कुकृत्यों का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन लिखा है। इन यात्रियों के अनुसार गोरखा जबरदस्ती घरों में घुसकर सारा अनाज लूट ले जाते थे और अगर कोई उनका विरोध करता तो खुकरी से उसकी हत्या कर देते। गढ़वाल में उनके अत्याचार यहाँ तक बढ़ गए कि हजारों लोग भूख से अकाल मौत के मुंह में चले गए। कई सालों तक लोगों ने जंगली वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन यापन किया। गढ़वाल पर ब्रिटिश विजय के तुरंत बाद गढ़वाल के गोरखाली सूबेदारों के शासन के बारे में कुछ जानकारी जेबी फ्रेजर की डायरियों से मिलता है। वे लिखते हैं कि गोरखालियों के बारे में शिकायत करते हुए गढ़वाली लोग बहुत तेज में आ जाते थे, लेकिन इतने अत्याचार झेलने के बाद गढ़वालियों की आदतों और उनके विचारों में जो गुलामी आ गई है उससे लगता है कि इनमें शायद ही कभी प्रतिरोध या आजादी के लिए लड़ने की बात आ पाएगी। गढ़वाल के गांव गोरखालियों द्वारा किए गए विनाश की कहानी कहते हैं। हर तरफ बंजर खेत, खंडहर झोपड़ियां दिखाई देती, केवल मंदिरों की जमीन पर अच्छी खेती दिखाई पड़ती है। इस पूरे क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे इलाके ने युद्ध की विभीषिका को बुरी तरह झेला है। ये तो हुए गोरखाओं के वे तमाम अत्याचार जो उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर राज करने के दौरान किए। उन्होंने राज किया तो उनकी कोई न्याय व्यवस्था भी रही होगी। न्याय व्यवस्था आम लोगों को दंड देने के लिए एक प्रक्रिया है। इसी तरह गोरखाओं की क्या संहिता थी। प्रोफेसर अजय रावत लिखते हैं कि गोरखों की न्याय प्रणाली कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, जैसे कि बाद में अंग्रेजों के समय हुई। गोरखों से पहले चंद राजाओं के समय भी न्यायालय नाम की कोई संस्था तो थी नहीं, लेकिन उस समय पंचायत प्रणाली चलती थी। चंद्र दरबार में मेहरा और फड़तियाल इन 2 राजपूत दलों को राजा की मान्यता प्राप्त थी। उन्हें श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित नागरिकों की पगड़ी दी जाती थी। वो जो भी फैसला करते उसी के अनुरूप दंड निर्धारित होता था। हालांकि मृत्युदंड देने का अधिकार सिर्फ राजा को प्राप्त था, लेकिन गोरखों ने चंदों की नकल नहीं की। उनकी न्याय व्यवस्था प्रांतों की सेना कमांडर तय करते थे। अल्मोड़ा में उस समय गोरखों की एक अदालत जरूर थी, जिसके जज या न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। एकिंसन के अनुसार 1805 के एक अदालती पत्र से मालूम चलता है कि किसी भी बात को वादी जब पंचों की अदालत में जब पेश करता था तो बैठे हुए पंचों से दारू और बकरे का संकल्प लेकर अपने ऊपर पानी छिड़कवाया जाता था। अदालत शुरू होने से पहले ही दारू और बकरे का प्रबंध भोजन के लिए करना होता था। इसके अलावा अदालत में वादी और प्रतिवादी को बुलाकर उनकी परीक्षा ली जाती थी। अगर किसी गवाह के बयान पर संदेह पैदा होता तो उसके शरीर में महाभारत का एक भाग हरिवंश उसके सही कसम खिलाने के लिए रखा जाता था। सही बयान देने के लिए हिंदू गवाह के सर में हरिवंश रखने की ये प्रथा उत्तरवर्ती काल में
अंग्रेजों के समय भी प्रचलित रही, जहां चश्मदीद गवाह नहीं मिलते थे या जमीन जायदाद के झगड़ों में गवाह सच सच नहीं बता पाते थे, वहां दिव्य दीप नामक अग्नि परीक्षा होती थी। उसके लिए 3 तरह के दिव्य प्रचलित थे। पहला गोला द्वीप, इसमें हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। दूसरा कढ़ाई दीप, इसमें कढ़ाई में उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था, यदि हाथ जल गया तो दोषी, अगर नहीं जला तो निर्दोष। तीसरा था तराजू का दीप, इस दिव्य के जरिए दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था। तोलने का ये समय शाम के लिए मुकर्रर होता था। जिन पत्थरों से उसे तोला जाता था उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया जाता था। अगले दिन सुबह उन्हीं से फिर से उस दोषी को तोला जाता था। अगर दूसरे दिन वो भारी हुआ तो निर्दोष, अगर हल्का हो जाता तो दोषी ठहराया जाता था। देहरादून में मौजूद गुरु रामराय दरबार के महंत को भी हत्या के जुल्म में कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ा, जिससे उनके हाथ जल गए और उन्हें भारी दंड अदा करना पड़ा था। दिव्य जन फैसले को तत्काल दर्शकों के समक्ष एक पर्चे में दर्ज कर लिया जाता था और हारे हुए व्यक्ति से उसकी संपत्ति के अनुसार दंड वसूला जाता था। व्यवसाय और उत्तराधिकार के मामले में भी पंचायत बैठती थी, जिससे कागज के 2 बराबर टुकड़ों में वादी और प्रतिवादी के नाम लिखकर उन्हें न्याय के देवता गोलू के थान या मंदिर में रखा जाता था। उसके बाद लंबी शिखा वाला पुरोहित उनमें से एक को पकड़ता था। जो नाम पहले आ गया वो जीतता था। मंदिर में कसम खाने, बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाने या विवादित वस्तु को भी न्याय के देवता के मंदिर में रखकर भी फैसले होते थे। ब्रिटिश कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर G.W. टेल ने भी अपनी किताब में गोरखाओं के न्याय के कई अन्य तरीके बताए हैं। उनके अनुसार सबसे पहला तरीका है तीर दीप, तीर का द्वीप, जिसमें अभियुक्त को पानी के तालाब में अपना सर तब तक डुबोए रखना पड़ता है जब तक दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के ठीक पास तक पहुंचकर वापस न आ जाए। दूसरा तरीका उन्होंने बताया वो काटी हरियाकड़ी, इसमें गोरखा सुबह पानी से मामला हल करते थे। दोनों पक्षों के ऐसे लड़कों को पानी के कुंड में डुबाया जाता है जिन्हें तैरना न आता हो। इसमें जो देर तक पानी में रहकर जीवित रहता वो विजयी घोषित होता। हालांकि इन सभी तरीकों से बहुत कम लोग जीवित बच पाते थे। इसके अलावा देशद्रोह के लिए मौत की सजा मिलती थी। यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या कर देता तो उसे देश निकाला किया जाता। ये दंड मनुस्मृति के अनुरूप था। अन्य अपराध करने पर ब्राह्मण की संपत्ति जब्त की जाती थी, जुर्माना भी वसूला जाता था। चोरी में पकड़े गए ब्राह्मण की शिखा काट दी जाती थी। कभी कभी उसके जनेऊ भी उतार ली जाती थी। गोरखे अपने निजी ब्राह्मणों मिश्र उपाध्याय के अलावा कुमाऊं के अन्य ब्राह्मणों की कद्र नहीं करते थे। चंदों के समय तो पेड़ पर लटकाकर या सर कलम कर मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन गोरखों ने अपराधी को सूली पर चढ़ाने के अलावा उसके अंग भंग द्वारा भी दंडित करने की प्रथा चलाई। गोरखों के समय हर किसी जाति को मौत की सजा का सामना करना पड़ता था। अपराधियों को आतंकित करने के लिए उनके हाथ व नाक काट दिए जाते थे। किसी महिला से अवैध संबंध रखने पर पुरुष को मौत की सजा मिलती थी और महिला की नाक काट दी जाती थी। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के परिवार से जुर्माना वसूला जाता। हालांकि चंदों के समय भी कुमाऊं के समाज में कुछ ऐसी कुप्रथा चली आ रही थी जिसमें पति का अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार माना जाता। अगर कोई अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लेता तो उसे छूट थी कि वो अपनी पत्नी और उस पुरुष की हत्या कर दे। राज्य से उसे कोई दंड नहीं मिलता। गढ़वाल और कुमाऊं को गोरखाने से मुक्ति तब मिली जब अंग्रेजों के साथ गोरखाओं का युद्ध हुआ। उस वक्त नेपाल में प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के संरक्षण में राजकाज चल रहा था। भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल में विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए तराई के पूर्व गोरखपुर में करीब 200 गांवों में कब्जा कर लिया था। उसी को लेकर साल 1814 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। कई महीनों चले इस युद्ध का अंतिम मोर्चा देहरादून में खलंगा के किले के लिए लड़ा गया। ये एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें 500 गोरखा सैनिक किले की पहरेदारी कर रहे थे। इन सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था। मेजर
मेजर जनरल रोलो जिलेस्पी ने खड़ंगा और नाला पानी के किलों में एक साथ हमला कर दिया, लेकिन गोरखाओं की खुखरियों की मार से अंग्रेज सेना में भगदड़ मच गई और जनरल जिलेस्पी की मौत हो गई। बाद में टोपू की मदद से अंग्रेजों ने अंतिम मोर्चे को भी जीत लिया। इस युद्ध में 420 गोरखा सैनिक मारे गए। गोरखा ये युद्ध हारे जरूर थे, लेकिन दुनिया के युद्ध इतिहास में इसे सबसे खतरनाक युद्ध की श्रेणी में आज भी याद किया जाता है। अंग्रेजों ने भी बाद में इस युद्ध में लड़े सेनापति बलभद्र सिंह थापा और अन्य गोरखा सैनिकों की बहादुरी की याद में खलेगम में ही एक मेमोरियल बनाया, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इसी युद्ध के बाद 17 अप्रैल 1815 को अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गार्डनर, भीमशाह, चामू भंडारी और जसमदन थापा के नेतृत्व में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संधि हुई, जिसे सिंगोली की संधि कहा गया। इस संधि के बाद गोरखों का राज गढ़वाल और कुमाऊं से खत्म हुआ। गढ़वाल को अंग्रेजों ने राजा प्रद्युमन शाह के बेटे सुदर्शन शाह को विशेष संधि के साथ सौंप दिया, जिसे अलकनंदा की संधि कहा गया। इस संधि की भी एक खास कहानी है। असल में गोरखों को गढ़वाल से भगाने के बाद अंग्रेजों ने राजा सुदर्शन से युद्ध हथियाने के रूप में बड़ी रकम मांगी। राजा सुदर्शन शाह ये रकम चुकाने में असमर्थ था, लिहाजा अलकनंदा की संधि के तहत ये तय हुआ कि अब अलकनंदा के पश्चिमी इलाके यानी कि टिहरी और उत्तरकाशी पर ही राजा का राज रहेगा। वहीं कुमाऊं में गोरखों के जाने के बाद अंग्रेजों ने खुद ही वहां की सत्ता अपने हाथों में ले ली। एडवर्ड गार्डनर वहां के पहले कमिश्नर नियुक्त हुए। आशा करता हूं उत्तराखंड के इस कालखंड की ये जानकारी